नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा पर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सरकार ने इसको लेकर रुख जो है वो साफ कर दिया है। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मेडिकल की सुविधा और संशोधित पेंशन को लेकर सरकार ने कैसा रुख साफ किया है, इसको लेकर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करें ईपीएस 95 पेंशन स्कीम को लेकर अगली बड़े फैसले की, तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सरकार की स्थिति यहां पर साफ होती हुई नजर आ रही है। वेतन सीमा 15,000 रुपए को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और सरकार की स्थिति कैसे साफ हुई है, वेतन सीमा 15,000 रुपए को लेकर पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाली 6 करोड़ पीएफ खाता धारकों के लिए बेहद जरूरी और बड़ी अपडेट निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने नियमों में बदलाव करने वाला है। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा किए गए नियमों के बदलाव के तहत 6 करोड़ से अधिक पेंशन के खाता धारकों के लिए आखिरकार क्या बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्या राहत मिल सकती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, तो पहली बड़ी खबर की बात करें, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की संशोधित पेंशन और मेडिकल सुविधा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी हां दोस्तों, सरकार ने यहां पर इसको लेकर रुख साफ कर दिया है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। लोकसभा में 16 दिसंबर 2024 को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 से संबंधित विभिन्न सवाल उठाई गई, जिन पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपना उत्तर दिया है। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के उत्तरों के बारे में विस्तार से जानकारी को। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों पर लोकसभा में मचा बवाल। श्री दरोगा प्रसाद सरोज एवं संजय सिंह हरिभाऊ जाधव ने लोकसभा में दोस्तों आज सरकार को घेरा और सरकार से बहुत सारे प्रश्न किए, जिसमें पहला प्रश्न है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है? क्या इसे संशोधित करने का कोई निर्णय लिया गया है? क्या सरकार द्वारा देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के मामले में कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है? यदि हाँ, तो इसके बारे में क्या ब्यौरा है तथा ऐसा कुल कितने मामले यहाँ पर आ चुके हैं? वहीं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी की जाने की संभावना है और देश के सभी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के इससे कितने पेंशन भोगी लाभान्वित होने की संभावना है? और स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में संशोधित ईपीएस 95 पेंशन योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का भी विस्तार से जानकारी दें। तो दोस्तों, इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने उत्तर दिया। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 के सदस्यों और उनके परिवार की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है। एक ईपीएस सदस्य कई मानदंडों के आधार पर अपनी ईपीएस पेंशन पात्र पाने की पात्रता होता है। न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा और 58 वर्ष की आयु होने पर पहले व रोजगार की समाप्ति पर एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसे में प्रारंभिक पेंशन का 50 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। बस शर्त है कि 58 वर्ष से कम होने वाली प्रत्येक वर्ष में 4 वर्ष की दर से पेंशन कम की जाती है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि कम से कम 1 माह के अंशदान वाले सदस्य की अंशकता और मृत्यु के मामले में पेंशन पात्रता के लिए कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं है। केंद्र सरकार सदस्य, विकलांग सदस्य, विधवा, नामिती, आश्रित और माता पिता पेंशन भोगियों को 1000 रुपए प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है। अनाथ पेंशन धारकों के लिए 750 रुपए प्रति माह और बच्चों के लिए 250 रुपए प्रति माह की पेंशन 1/9/2014 से भी प्रभावित है। वहीं दोस्तों, संशोधित पेंशन और इसके लाभ के बारे में बात करें तो सरकार ने संशोधित पेंशन की घोषणा नहीं की है। हालांकि समीक्षा प्रक्रिया जारी है। लाभार्थियों की संख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में यहाँ पर पेंशन
पेंशन भोगियों की इस योजना के लाभार्थी होंगे। ईपीएस 95 पेंशन योजना के लिए स्वास्थ्य सेवाएं शामिल होगी। ईपीएस 95 के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को सीधे शामिल नहीं किया गया। हालांकि पेंशन भोगी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं से यहाँ पर लाभान्वित होने वाले हैं। तो ये उत्तर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में लोकसभा के अंदर जो सवाल पूछे गए थे, सवाल पूछने वालों का नाम था श्री दरोगा प्रसाद जी सरोज और संजय हरिभाऊ जाधव ने लोकसभा के अंदर सवाल पूछे और इनका उत्तर यहां पर आप सभी के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया है। ये बड़ा अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सरकार की स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। वेतन सीमा 15,000 रुपए को लेकर बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों के मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों ने इन कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी पेंशन भोगियों के अधिकारों और सरकारी नीतियों पर फिर से ध्यान आकर्षित कर लिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय यहाँ पर 4/11/2022 में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन धारकों को वेतन सीमा की उच्चतम सीमा पर पेंशन की गणना का अधिकार प्रदान किया था। इसके तहत पेंशन की गणना के लिए अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाना था। इन सभी मुद्दों को लेकर लोकसभा में श्री विजय बघेल ने सरकार को घेरा और सरकार से सवाल किए। तो जानते हैं कि क्या सवाल पूछे गए और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया, इसके बारे में चलिए विस्तार से जानकारी हम सभी को बताती हैं। सुश्री यहाँ पर श्रीमती बघेल जी ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 नवंबर 2022 की उस आदेश का क्रियान्वयन कर रहा है जिसमें ईपीएस 95 पेंशन योजना की गणना के लिए 15,000 रुपए की वेतन सीमा को समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ ही उन्होंने पूछा क्या दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मचारी के संबंध मामलों के लिए अंतिम वेतन को आधार बनाया गया था, यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है। और तत्पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर कार्यालय ने इन कर्मचारियों की उनके पिछले वेतन के आधार पर अंतरराशि के रूप में 15 से 30 लाख रुपए तक वसूल लिए, लगभग 1 माह बाद अंतर की राशि लौटाते हुए बाद में पेंशन देने से मना कर दिया, यदि हाँ तो इसके संबंध में क्या ब्यौरा है, सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। ये तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। तो दोस्तों इसका भी श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने जवाब दिया है। सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2019 में SLP संख्या 8658/8659 की पारित दिनांक 4/11/2022 के निर्णय के क्रियान्वयन में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई थी जिसमें आवेदकों द्वारा विकल्प संयुक्त विकल्पों के सत्यापन के लिए 17,49,000 आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किए गई थी। और उसी के बाद उन्होंने कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र की भविष्य निधि आयुक्त यानी कि पीएफ से छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है, इसलिए उनके कर्मचारियों के प्राप्त आवेदनों की जांच पीएफ ट्रस्ट के नियमों को विचार में रखते हुए की जानी है और इसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सुश्री शोभा करंदलाजे ने आगे कहा कि आवेदकों से प्राप्त सभी गलत राशि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा ब्याज सहित वापस कर दी गई। आवेदक भिलाई इस्पात संयंत्र की पीएफ ट्रस्ट के सदस्य थे जहां वेतन सीमा से अधिक पेंशन की निधि से अंशदान की अनुमति नहीं थी और उसी के अनुसार पेंशन निधि में सदस्यों का अंशदान वेतन सीमा तक सीमित कर दिया गया था। तो ये बड़ा जवाब दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया। और यहाँ पर सवाल करने वाले जिनका नाम था श्री विजय जी बघेल ने ये प्रश्न आप सभी के लिए लोकसभा के अंदर पूछे हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर लोकसभा के अंदर चल रहे हाल फिलहाल के सत्र के अंदर आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें ये आ रही है कि अब दोस्तों एक बार फिर से संसद के अंदर ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा उठने लग गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर तमाम तरीके के सवाल जवाब जो हैं वो दोस्तों संसद में निकलकर सामने आ रही हैं, जिससे इसे देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि नए साल से पहले कर्मचारी और पेंशन धारकों के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को कुछ राहत मिल सकती है बजट 2025 से पहले। ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है।